के इस कार्य तारीख को से आगे बात कर रहे बढ़ाने थे। के इस पर बाद मजीद बात करेंगे थोड़ी देर में कि पुलिस हुकाम की जानिब से अब तक कार्रवाइयाँ क्या की गई हैं, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही FIR यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी तो वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जो हाथरस पहुंचे हैं, उन्होंने भगदड़ वाली जगह पर सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान हाथरस भगदड़ मामले में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुतल्लिका अफसरान से बातचीत भी की। DGP को भी फरार भूले बाबा को तलाश करने के लिए और उनकी गिरफ्तारी का फौरी तौर हुक्म दे दिया है। DGP इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान जो कल रात से ही हाथरस में मौजूद हैं, वज़ीर आला मुतासरीन के अहले खाना से भी मुलाकात करेंगे। हाथरस जाने से पहले CM योगी आदित्यनाथ ने चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह से फ़ोन पर बात की है। पूरे वाक़े की उनसे भी ब्रीफिंग ली गई है और अपनी रिहाइशगाह पर हुकूमत के दीगर आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। तमाम पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला ने DGP से मफरूर भूले बाबा की तलाश करने और गिरफ्तार करने की हिदायत भी दी है। सिकंदरा गांव के अंदर जहां पर गुज़श्ता रोज एक हादसा पेश आया और इस हादसे में मुगलगढ़ी और कुलराई के दरमियान नारायण हरि भूले बाबा के सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची, जो नुकसान उठाना पड़ा, अब तक इंतजामिया के मुताबिक हादसे में 121 लोगों की जान जा चुकी है और 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। सत्संग के दौरान भगदड़ मचने में के बाद यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे मुतासिर हुए और ईटा अस्पताल में, मुख्तलिफ अस्पतालों में इन लोगों को इस वक्त इलाज के लिए पहुँचाया गया है। सत्संग भगदड़ मामले में इंतजामिया ने पहले FIR भी दर्ज कर ली है और इस मामले में ऑर्गेनाइजेशन चीफ सेवादार देव प्रकाश मधुकर, इसके अलावा न्यू कॉलोनी दामादपुर पूरा टाउन के रहने वाले और थाना सिकंदरा राव हाथरस और असिस्टेंट सेवादारों को नामजद किया गया है। इसमें भूले बाबा का नाम FIR में दर्ज नहीं है। FIR के मुताबिक मुंतजमीन ने तकरीबन 80,000 लोगों के इज्तिमा की इजाज़त तलब की थी, जिसके मज़कूरा प्रोग्राम के बाइस हालात बेकाबू हुए और इस सिलसिले में GT रोड पर ट्रैफिक जाम भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया और नुकसान इस तरह का हो सकता था, इसके लिए पहले से ही खदशात जाहिर किए जा रहे थे। तो इस सिलसिले में यूपी के वज़ीर आला की जानिब से सूरत हाल का जायजा लिया गया है। जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष। चलिए आगे बढ़ते हैं और अहम तरीन खबर आपको बताते हैं। मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी की तरफ से ऐलान किया गया है कि टोल टैक्स के हवाले से मरकजी हुकूमत एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐलान हुआ है कि अब जितना सफ़र उतना ही टोल अदा करना होगा। एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। दाल हुकूमत दिल्ली के अंदर इन बातों की तस्दीक उन्होंने की। उनके मुताबिक GPS और सैटेलाइट पर मबनी इस नए टोल सिस्टम का पहला मरहला 3 माह में शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने आलूदगी को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को भी तरजीह देने का ऐलान किया है। एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड्स जो प्रोग्राम एक हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मुतालिक बातचीत की। नक़्ल व हमल आसान हो, इसके लिए उनके मुताबिक रोड मैप उनके पास तैयार है। सबसे बड़ा मसला उनके मुताबिक आलूदगी है, पॉल्यूशन है। ये फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी तीनों है। उन्होंने कहा कि अव्वलीन तरजीहात में शामिल है कि आलूदगी को कम कैसे किया जाए। दिल्ली के बारे में उन्होंने कहा कि आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी और ये बसें आलूदगी से पाक होने के साथ साथ सस्ती होंगी। अगर गाड़ियाँ 120 रुपये के पेट्रोल के बजाय 65 रुपये के एथेनॉल पर चलती हैं तो बचत होगी। एथेनॉल को बिजली से चलने वाली गाड़ियों के मुतबादिल के तौर पर भी मरकजी वजीर के मुताबिक समझा जा रहा है, जो ग्रिड से बिजली की जगह ले लेगा और लिथियम बैटरियों को रिचार्ज करने में भी एक बार फिर से प्लग इन सिस्टम की ज़रूरत को भी ख़त्म कर देगा। मरकजी वजीर ने यह साफ किया कि अब जितना आप सफ़र करेंगे उतना ही टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा और हम डीजल बस की कीमत 40% तक कम कर सकते हैं। हुकूमत की तरजीहात में शामिल है कि आलूदगी भी कम हो और साथ साथ सूरत हाल यकीनी तौर बेहतर हो। ट्रैफिक निज़ाम पर सवाल उठना
जो इस वक्त शुरू हुआ है या उठ रहे हैं सड़क हादसात की वजह से भी, उस पर उन्होंने कहा कि कम से कम इस चीज़ में फ़र्क होना चाहिए। मरकज़ी वजारत इसके लिए संजीदा नजर आ रही है और ये बयान उस वक्त सामने आया जब 3 माह का वक्त भी मरकजी वजीर के मुताबिक हुकूमत ने लिया है, जिस दौरान ये सारे इकदाम मुकम्मल किए जाएंगे। वेस्ट इंडीज बारबाडोस में खराब मौसम की वजह से हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की वतन वापसी में कुछ दिन की ताखीर हुई है। रोहित शर्मा की टीम ने शनिचर के रोज फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था और हिंदुस्तान एतवार के रोज लौटना था, लेकिन तूफान बैरल की वजह से फिलहाल खिलाड़ी फंसे हुए हैं। बारबाडोस में समुद्री तूफान के खतरे ने हुकूमत को एयरपोर्ट बंद करने पर मजबूर कर दिया और तमाम परवाजें मनसूख हुई हैं। खबर है कि 20 से ज्यादा हिंदुस्तानी सहाफी भी बारबाडोस में फंसे हुए हैं। इससे पहले ये बात भी सामने आई थी कि टीम इंडिया बुध को वतन वापस आएगी, ताहम अब बुध को कई रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें सामने आई कि टीम के बारबाडोस रवानगी में मजीद ताखीर हो सकती है और खिलाड़ियों को अब जुमेरात की सुबह दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि चार्टर्ड फ्लाइट्स अभी तक बारबाडोस, जिनमें एयर इंडिया चैंपियंस 24, AIC 24 शामिल है, जिससे टीम को वापस आना था। एयर इंडिया की खुसूसी चार्टर परवाज हिंदुस्तानी टीम और इसके मुआविन अमले, खिलाड़ियों के अहले खाना, बोर्ड के कुछ ओहदेदार और हिंदुस्तानी मीडिया को वापस लाने के लिए तैयार तो है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही है। इधर मीडिया रिपोर्ट से भी इस बात की तस्दीक हुई है कि कई नुमाइंदे जो वहां पर मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के हैं इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे, उसके मुतालिक भी खबर यह है कि BCCI के सेक्रेटरी जय शाह की तरफ से उन्हें इसी चार्टर फ्लाइट से, यानी जिस खुसूसी परवाज के जरिए ये खिलाड़ी वतन वापस लौटेंगे, उनके अहले खाना, उनका जो मुआविन अमला है वो आएगा, उसी के जरिए इन तमाम सहाफियों को भी वापस लाया जाएगा। ताहम इस सिलसिले में अभी तक इन लोगों को किसी किस्म की राहत नहीं मिली है, नुकसान नहीं हुआ है, मगर सूरत हाल यकीनी तौर पर बेहतर होगी तो खिलाड़ियों को वतन वापस आने का मौका मिलेगा। हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात वादी कश्मीर की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का इजलास पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सुब श्रीनगर में शुरू हुआ है और तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। इजलास जारी है, आज और कल ये इजलास होना है। इस इजलास को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। श्रीनगर के अंदर ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात की तैयारियां इस वक्त तमाम सियासी जमातें कर रही हैं। अगरचे नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है इलेक्शन हुकाम की जानिब से, ताहम जैसे ही इलेक्शन हुकाम एक तरफ सरगर्म नजर आ रही है, इस मीटिंग को भी या मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों को भी काफ़ी अहमियत दी जा रही है। श्रीनगर के अंदर होने वाली मीटिंग में तमाम वो लीडरान मौजूद हैं जो मंशूर कमेटी का भी हिस्सा है। पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक खाका खींचा जाएगा। इसके अलावा आज की मीटिंग में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज मुख्तलिफ अजला की जो सदूर हैं, इतलात ये है कि उनको भी वहाँ पर बुलाया गया है, उनसे भी तजावीज़ तलब की जा रही हैं और जो यूथ प्रेसिडेंट्स हैं उनको भी बुलाया गया है, उनसे तजावीज़ लेने के बाद हतमी प्लान तरतीब दिया जाएगा। अभी तक पार्टी ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 2 से 2.5 घंटों तक ये मीटिंग 2-2.5 घंटों से जारी है। पार्टी सदर तमाम लोगों से अपने अपने इलाकों के मुतालिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। हालिया लोकसभा इंतखाबात में जहाँ जहाँ पर कमजोरियाँ रही उन कमजोरियों को दूर कैसे किया जाए, इस ताल्लुक से भी गुफ्तगू इस इजलास के अंदर हो रही है। हाजी अली मोहम्मद सागर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नासिर असलम वानी, इसके अलावा दीगर कई अहम शख्सियात जो पार्टी लीडरान हैं, सुदूर हैं मुख्तलिफ अजला के, वो भी इस इजलास में ख़ास तौर से शिरकत हुए हैं। आज और कल ये इजलास होना है। श्रीनगर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान, इजलास के हवाले से क्या मज़ीद तफसीलात होंगे? क्या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है? और प्रत्येक इमरान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, केंद्र और बताइएगा क्या इस वक्त इस मीटिंग में तय पाया है, क्या बातचीत हुई है और क्या कुछ बातचीत हुई है, अगर ये आपके पास अपडेट है, और साथ साथ मुमकिन तौर पर क्या फैसले लिए जा सकते हैं इस इजलास में? जी बिल्कुल, 2 रोज़ा ये इजलास है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वर्किंग कमेटी है। नवाई जो पार्टी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे आज सुबह से ये इजलास शुरू हुआ। ये 2 रोज़ा इजलास होगा और 3:30 बजे तक ये इजलास जो है जारी रहेगा, जिसकी क़यादत और जिसकी सदारत खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं और उनके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला,
अली मोहम्मद सागर जनरल सेक्रेटरी और दीगर जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो इस इजलास में शमूलियत कर चुके हैं। इजलास सुबह से शुरू हुआ है और 2 रोज तक ये जारी रहेगा, यानी कल दिन तक भी ये इजलास जारी रहेगा। और सबसे अहम जो बातें इस इजलास से तो आपने सुना किस तरीके से सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए हाथरस हादसे में जिन भी लोगों का नुकसान हुआ है उनकी सहायता जो है उन्हें देने की बात कही है और साथ ही साथ ये कहा है कि जो भी इस हाथरस कांड का जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर की अगर बात करें तो हाथरस की थी। चलिए खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखा गया कि पार्टी को और ज्यादा मजीद मुस्तहकम बनाने की किस तरीके की क्या जरूरत है और खासकर कहां से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, असेंबली के जो सेगमेंट्स है उन पे कहां पर जरूरत है और ज्यादा मेहनत करने की, और इस हवाले से इस मीटिंग में जो है बात हो रही है। तो आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में मैनिफेस्टो कमेटी भी तश्कील दी थी और ओवरऑल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये सीनियर लीडर्स है या जो पार्टी है गेयर अप हुई है, जहां हम देख रहे हैं कि सरकारी स्तर पर असेंबली इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो वहीं दूसरी जानिब तमाम सियासी जमातें यहाँ पे गेयर अप हो चुकी है, वो भी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ है और उसी के तनाजुर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता कई रोज से पार्टी की सरगर्मियों में तेजी लाई गई है। पार्टी को गेयर अप किया गया है, पहले मैनिफेस्टो की कमेटी तश्कील दी गई और आज वर्किंग कमेटी का जो इजलास है वो बुलाया गया। 2 रोजा इजलास है जिसमें तमाम जो पार्टी के सीनियर लीडर्स है वो शामिल हुए हैं और कुल मिला के एक तो असेंबली इलेक्शन पर डिस्कशन हो रही है कि असेंबली इलेक्शन में पार्टी को किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक्स लेजिस्लेचर्स या जो फॉर्मर मिनिस्टर्स है पार्टी के अंदर उनका क्या रोल बनता है और जो नए फेसेस पार्टी के अंदर लाए गए हैं उनका किस तरीके से रोल है और ज्यादा यूथ को एंगेज करने के लिए या पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स को ज्यादा और मुस्तहकम कैसे बनाया जा सकेगा। तो ओवरऑल इन चीजों को लेके आज के इजलास के अंदर जो है डिस्कशन हो रही है, जहां तक हमारे पास आज के इस इजलास के हवाले से रिपोर्ट्स मौसूल हुई है। शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से हमारे साथ थे इमरान नाइक को बता रहे थे मीटिंग अभी भी जारी है और इससे आगे क्या होगा जरूर गुलिस्तान न्यूज पर आपको अपडेट किया जाएगा। जम्मू का रुख करते हैं जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी खबर जम्मू के अंदर जहां बदनवानी के एक मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कार्रवाई की गई है। एक बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के घर पर छापा मारा गया है। ग्रेटर कैलाश इलाके के अंदर छापे के दौरान कई किस्म के अहम तरीन दस्तावेजात भी जराये के मुताबिक बरामद हुए हैं। फिलहाल ये नहीं बताया जा रहा है कि किस किस्म की करप्शन पर यह छापा मारा गया है। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आखिरी इतलात जो मौसूल हुई हैं ग्रेटर कैलाश में मौजूद थी और जो एक घर पर छापा पड़ा है, शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि शायद जमीन से जुड़ा हुआ जो मामला था या जो घोटाला पिछले दिनों हुआ, जो अब तक जम्मू सूबे का सबसे बड़ा घोटाला या ये मामला बताया जाता है, उसमें कार्रवाई हुई। ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है, मगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के घर पर यह छापा मारा गया है। ग्रेटर कैलाश इलाके के अंदर एक बीडीओ के घर पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के हमरा पहुंची है और आखिरी इतलात मिलने तक ये छापेमार कार्रवाई जारी थी। चलिए शिल्पा शर्मा के पास सीधा चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त जम्मू से बराह रास्त। शिल्पा, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास इसके हवाले से? बता दें कि सुबह सवेरे एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जो है वो ग्रेटर कैलाश में बीडीओ के घर पर जो है वो रेड डाली गई। आपको बता दें कि बीडीओ परवीन शर्मा के घर पर रेड डाली गई, जहां पर करप्शन को लेकर जो है वो मामला सामने आया है और कई सारे दस्तावेज और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जो है वो रिकवर किए गई है। फिलहाल जिस प्रकार से आपने कहा कि करप्शन का जो मामला है, यानी 10,000 का जो मामला सामने आया है, उसमें रेड डाली गई थी। अभी तक स्पष्टीकरण जो है सामने नहीं आया, लेकिन चेकिंग के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि जो भ्रष्टाचार का मामला है, यानी कि जब बीडीओ की आए हैं, क्या उससे अधिक संपत्ति उनके पास है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसको लेकर जो है वो रेड डाली गई है कि क्या उनकी जो संपत्ति है, क्या उनकी जो जिन्हें आय है, जो उनको पे मिलती है, क्या उससे ज्यादा उनके पास संपत्ति है या नहीं है। फिलहाल इसको लेकर जो है वो सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि किस प्रकार का जो भ्रष्टाचार है। शाम तक जो है वो पूरी तरीके से तस्वीर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इस समय एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें तो एक्टिव नजर आ रही है। इससे पहले भी तहसीलदार बहु ऑफिस में जो है वो जो है वो पाई गई और अब जो है वो ग्रेटर कैलाश जम्मू में बीडीओ के घर पर, बीडीओ परवीन शर्मा के घर पर जो है वो रेड डाली गई है। किसी की गिरफ्तारी क्या शिल्पा अमल में लाई गई है? नंबर 1। नंबर 2, कहा जा रहा था कि जो जमीन का असल में घोटाला था
ये उस केस के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। कोई आधिकारिक पुष्टि इस हवाले से? देखिए, अभी तक गिरफ्तारी की बात करें तो फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि किसी प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जिस प्रकार से अपने घोटाले की बात की है तो फिलहाल जो करप्शन का यानी कि जो सूत्र बता रही है कि आय से ज्यादा उनकी जो संपत्ति है, क्या उससे ज्यादा उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है या नहीं बनाई है, ना इसको लेकर जो है संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से घोटाले की बात की है तो फिलहाल कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं है। इस प्रकार का कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन शाम तक जो भ्रष्टाचार जारी होगी, इसका पूरी तरीके से स्पष्टीकरण होगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार यानी कि जो रेट डाली गई है इससे क्या कुछ मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, तफसीलात फराहम करने के लिए। ये केस जिसके मतलब शिल्पा बता रही थी कि आखिरी किताब जो मिल रही है, कार्रवाई जारी थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, जब्त हुए हैं, मगर केस में गिरफ्तारी हुई है या असल में केस क्या है इसके मुतालिक कोई इतलात नहीं है। आगे बढ़ेंगे बात फौज के हवाले से। हिंदुस्तानी फौज के नए फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने पहले दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और आज पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल पुंछ हेडक्वार्टर पहुंचे। फौजी सरबराह की खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए वो पुंछ पहुंचे। ये दौरा हुआ जहां से वो सीधे पुंछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर गए, जहां उन्होंने फौजी हुकाम के साथ पहली मुलाकात बतौर फौजी सरबराह की और उसके बाद उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे वाले इलाकों का फिजाई दौरा किया, निगरानी की। शुमाली कमान के और आर्मी चीफ के अहदे पर फाइज नहीं हुए थे और अहदा संभालने के बाद उनका पहला पुंछ का दौरा है। इससे पहले शुमाली कमान के सरबराह रह चुके हैं नॉर्दर्न कमान के फौज के सरबराह उपेंद्र द्विवेदी, जो पुंछ से इतलात के मुताबिक अब उधमपुर पहुंचे हैं, जहां पर तमाम तैयारियां चल रही हैं। और इस सिलसिले में पहले से ही आपको बताते चलें कि हुकाम की जानिब से इनके दौरे के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते आतिशज़दगी के वाक़यात पर अवाम तशवीश में मुब्तला है। श्रीनगर के अंदर आज एक और भयानक आतिशज़दगी का वाक़ा पेश आया, जहां पर उम्र कॉलोनी इलाके के अंदर ज़बरदस्त आग लगने से एक मस्जिद और कई दीगर मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक उम्र कॉलोनी के इलाके में आज सुबह अचानक आग नमूदार हुई, जिसके फ़ौरन बाद फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। जब फायर टेंडर्स मौके पर बुलाए गए तो मकामी मस्जिद, कई मकानात को नुकसान पहुंच चुका था और आग बुझाने की कोशिशें आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान 74,000 से ज़्यादा अमरनाथ यात्रियों ने पवित्र या मुक़द्दस गुफा के दर्शन कर लिए हैं, जबकि बुध के रोज़ भी 5,725 यात्रियों का एक और जत्था कश्मीर पहुंच गया है। 5,725 यात्रियों का एक और जत्था जो आज सुबह भगवती नगर बेस कैंप से वादी कश्मीर के लिए 2 हिफाजती काफिलों के साथ रवाना हुआ। इनमें 2514 यात्री 118 गाड़ियों के काफिले में शुमाली कश्मीर के बालतल बेस कैंप के लिए रवाना हुए, माफ़ कीजिएगा वस्ती कश्मीर रवाना हुए, जबकि 3,211 यात्री 120 गाड़ियों के साथ जनूबी कश्मीर के नुनवन या पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुए। महकमा मौसमियात ने यात्रा के दोनों रास्तों पर आमतौर पर अबरालूद मौसम की पेशगोई भी की और सुबह के औकात में हल्की बारिश, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है, ताहम यात्रा जारी है। पहलगाम का रास्ता इस्तेमाल करने वालों को गुफा तक पहुंचने में 4 दिन लगते हैं, जबकि बालतल के रास्ते गुजरने वाले गुफा के अंदर दर्शन जहां पर करने के बाद इसी दिन बेस कैंप वापस आ सकते हैं। इसलिए इंतजामिया भी सोच समझकर इक़दाम उठा रही है। मुझे तो बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, पूरा सिस्टम से यात्रा को। यात्रा 2024 में श्राइन बोर्ड या जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रवां साल मजीद आसानियां पैदा की हैं, कई तरह के इकदाम उठाए गए हैं। यात्रा के हवाले से एक खास रिपोर्ट, आइए देखते हैं। मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे साथ 40 यात्री आए हुए हैं। हम हर साल आते हैं, पर इस साल बीआरओ ने जो रोड बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। अभी पिशू टॉप में हूँ और आनंद आ रहा है और शाइन बोर्ड की बहुत अच्छी व्यवस्था है और बाबा बर्फानी कृपा बनी रहे। चढ़ाई बहुत अच्छी थी, सैनिक लोगों ने बहुत हमारी व्यवस्था करी, सब अच्छा था, सब बढ़िया लगा। ऐसा लगा नहीं कि हमको थकान हुई कि ये हुई, जगह जगह पे व्यवस्था उनकी अच्छी लगी हमें। सारी जगह व्यवस्था पानी की सबकी उन्होंने बहुत अच्छी करी।
सरकार ने बहुत बढ़िया काम करे हैं और बहुत ही सुविधा दे रहे हैं। एक से एक भंडारा है यहाँ पर। साइन बोर्ड ने बहुत काम किया है, पिछली बार से अब के बहुत ज़्यादा वो कर दिया। मैं दूसरी बार आया हूँ और यहाँ आने का इतना आनंद आ रहा है। लोगों से निवेदन करूँगा कि यहाँ आए, भोले बाबा के दर्शन करें। यहाँ इतनी सुख शांति है, सारी सुविधाएं हैं। अब तो बीआरडीओ ने नया रोड भी बना लिया पिछू टॉप आने के लिए। गत साल आए तो थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं है, पूरे आनंद के साथ आ रहे। और बाबा से यही कामना करेंगे कि हमारा देश उन्नति करे, लोगों में सुख शांति हो, खुशहाली हो। और ये कश्मीर का जो माहौल है, कश्मीर के बिना भारत अधूरा है। ये कश्मीर मुकुट है इंडिया का। हम चाहेंगे सभी लोग यहाँ घूमने आए, बाबा के दर्शन करने आए। और यहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, उनका भी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ इस बार की जो सुखद यात्रा देख के बहुत मन प्रसन्न हो रहा है। बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो रोड बनाई है हम लोगों की सुविधा के लिए बनाई है। पहले हमें बारिश के टाइम पे कड़ी चढ़ाई पे आना पड़ता था, फिसलन ज़्यादा रहती थी। बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया, हर यात्री को सुखद यात्रा करने के लिए अच्छा रोड बनाया और हम बहुत अच्छे से आसानी से यात्रा करके पिस्सू टॉप तक आए हैं। बाबा के दरबार में जो अरेंजमेंट किया हुआ है ना सरकार ने, वो लाजवाब है, लाजवाब अरेंजमेंट किया हुआ है। मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है कि आपको किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। आप आराम से आओ, यहाँ की कोई धोखा पट्टी नहीं है, बिल्कुल दर्शन होते हैं अच्छे से। और आगे जो चल रहे हैं बड़े प्यार से चला रहे हैं सबको। सफाई इतनी अच्छी कर रखी है कि वॉशरूम तक भी साफ कर रखे हैं, जहाँ पे आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो वॉशरूम की आती है, जो उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। टेंट लगा रखे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, साफ सफाई अच्छी है। बहुत सुकून मिल रहा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है। बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में भक्तों को आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए बाबा के। बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने हज़रत बल मार्केट श्रीनगर का दौरा किया, जो वक्फ अमलाक के हवाले से काफ़ी अहम तरीन मकाम है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने वक्फ की असासों के मुनासिब इंतज़ाम और इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए फ़ैसला कुन इक़दामात किए। अपने मुआयने में डॉक्टर अंद्राबी ने वक्फ के 3 दुकानों को भी सील किया है। ये बंदिशें वक्फ बोर्ड के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और अदम तामील की वजह से की गई हैं। इन दुकानों को सील करने का फ़ैसला वक्फ बोर्ड के तक़द्दुस को बरकरार रखने और वक्फ अमलाक के सही इस्तेमाल के अज़्म की उनके मुताबिक निशानदेही करता है। गैर तामील शुदा दुकानों को सील करने के अलावा डॉक्टर अंद्राबी ने वक्फ की 10 दुकानें भी खोली। इन इक़दाम का मकसद वक्फ अमलाक के इस्तेमाल को बेहतर बनाना और वक्फ फ्रेमवर्क के तहत मकामी कारोबारियों को कम से कम मज़ीद काम बेहतर हो, इसके लिए एक मौका फराहम करना है। उनने तवक्को जाहिर की कि इन दुकानों के खुलने से हज़रत बल मार्केट में मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी, फ़रोग मिलेगा और वक्फ इमलाक के लिए एक शफाफ और जवाबदेह निज़ाम फराहम किया जाएगा। मेन मार्केट यहाँ यूनिवर्सिटी के सामने है, वहाँ पे हमने 2-3 सील भी किए और ओपन भी किए, क्योंकि उन्होंने उतनी ही टाइम में चेक्स भी पे किए, क्योंकि किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का था। वो आपके सामने है, आपके सामने ही उन्होंने चेक्स दे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट और दुकानदार सारे वक्फ के साथ साथ चल रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, जो पहले मामला था अब आज नहीं है, आपके सामने है, सारे कोऑपरेट कर रहे हैं। अब बिजनेस में भी कुछ मंदी आ रही है, तो थोड़ा सा वो भी मार्केट में हमें देखना है, डाउन कहाँ पे है और कहाँ पे अच्छा है। वैसे हम भी चल रहे हैं। और जो यहाँ पे आपने देखा नानमाई की दुकान, और इस मार्केट में बहुत कम लोग आते जाते हैं, उनके साथ भी हमें वैसे ही चलना है। जबकि किराए में बढ़ोतरी भी हो गई थी, लेकिन जो दुकानदार उस काबिल नहीं है उनके साथ इंसाफ जरूरी है। कितने अभी तक शॉप्स आपने सील किए और कितने ओपन किए ये जरा? आज हमने कम से कम 10 वहाँ पे मेन मार्केट में 10 हमने ओपन किए, और जो आपके सामने चेक्स हैं वो भी आप लोगों को दिखा सकते हैं। चेक्स भी वो इन्होंने अभी हमें चेक्स और कैश हमारे सामने आ गया, और ये बहुत ही अच्छी खुशाइंद बात है। ये हैं चेक्स जो मार्केट में हमने वसूल किया, और कैश जो अभी किराए के तौर पे जहाँ जहाँ काम था वहाँ पे वो उन्होंने दे दिया। ये अच्छा है, लोगों ने कोऑपरेट किया, और आप की वजह से भी ये कोऑपरेशन हमें दिन ब दिन बढ़ रही है। मैं लोगों का शुक्रिया करूँगी, और मार्केट के प्रेसिडेंट्स का भी, सबों का, जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया।
खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।